नमस्कार, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब की सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, पुनर्वलन का कार्य करता है, जिससे हमें और उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से सिद्धांत ला सकें और आपके सामने उनको प्रस्तुत करें, जिससे आपकी जानकारी बढ़े। तो आइए हम लोग अपने सिद्धांत पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा साहब जो हैं, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, इनके सिद्धांत को नंबर 1 का सिद्धांत कहा गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 सिद्धांत जो पढ़े हैं वो किसी न किसी पशु पर आधारित थे, उनके ऊपर प्रयोग किया गया था। लेकिन जो बंडूरा साहब का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो व्यक्तियों पर ही लागू होता है, हम लोगों पर लागू होता है। इसलिए हम आसानी से कनेक्ट करके इस सिद्धांत को समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इनका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये कनाडा के निवासी थे। अल्बर्ट बंडूरा साहब कनाडा के निवासी थे। इन्हें संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। अगर कहीं ऐसा प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्होंने क्या कहा है, किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बंडूरा साहब को कहा जाता है। इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, मैंने कहा है, और कैसे है इसको भी सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अब आइए, इनकी थोड़ी सी पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पहली है हमारी साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। पहली पुस्तक इनकी है साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। दूसरी पुस्तक है इनकी द सोशल लर्निंग। दूसरी पुस्तक द सोशल लर्निंग। तीसरी पुस्तक है सोशल लर्निंग ऑफ साइंस। सोशल लर्निंग ऑफ साइंस। ये 3 पुस्तकें दी हैं, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, द सोशल लर्निंग और सोशल लर्निंग ऑफ साइंस। ये 3 पुस्तकें इन्होंने दी हैं। अच्छा, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग इन्होंने किया है बार्बी डॉल पर, क्योंकि बच्चे जो है वो डॉल से ज़्यादा खेलते हैं, तो पहला प्रयोग बार्बी डॉल पर किया था। और दूसरा प्रयोग इन्होंने जोकर पे किया था, जो कि जीवित था। बार्बी डॉल कैसी होती है? मृत होती है, निर्जीव होती है। तो 2 प्रयोग इन्होंने किए थे, एक बार्बी डॉल पर किया था और एक जोकर पर किया था। अब इन्होंने देखो क्या कहा है, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा है कि कोई भी प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। यानी हम लोग जो भी सीखते हैं वो दूसरे के व्यवहार का अनुकरण ही होता है, दूसरों को देख करके ही हम सीखते हैं। तो मनुष्य जो भी सीखता है वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, घर का जो खान पान है, रहन सहन है, बातचीत है, भाषा है, मान लीजिए जहाँ की जो मातृभाषा है, तो बच्चे सीखते तो अपनों से हैं, दूसरों का अनुकरण करके ही तो सीखते हैं। और ख़ासकर बाल्यावस्था की तो एक प्रमुख विशेषता है कि बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। ये उनकी प्रमुख विशेषता होती है बाल्यावस्था की। तो इन्होंने यही कहा है कि कोई भी प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। अच्छा, इन्होंने समाज में होने वाले 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है कि समाज में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला व्यवहार मान्य व्यवहार होते हैं और दूसरा अमान्य। 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, मान्य और अमान्य। मान्य जिनको सामाजिक मान्यता देती है, वो मान्य व्यवहार, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, ईमानदारी से जीवन जीना, सत्यवादिता, ये मान्य व्यवहार हैं। और एक अमान्य व्यवहार जिसमें आपके गलत व्यवहार आते हैं, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, अपशब्द बोलना, ये आपके अमान्य व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। 2 प्रकार के व्यवहार उन्होंने समाज में बताए हैं कि 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। अब देखिए, इनके जो सिद्धांत हैं उनके प्रमुख नाम देख लेते हैं क्या क्या हैं, क्योंकि नाम ही इनके पूरे सिद्धांत का वर्णन करेगा। पहला नाम तो यही है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं। और समाज में 2 प्रकार का व्यवहार होता है, एक मान्य व्यवहार, एक अमान्य व्यवहार। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यही है कि हम लोग समाज में रहकर ही सीखते हैं। दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष अधिगम।
ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर ही करें। जैसे आपका जो सूझ का सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसमें क्या है कि कोई भी समस्या आती है तो आप पहले उसका प्रत्यक्षीकरण करें, पूरा देखें। लेकिन नहीं, ये यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने क्या कहा है कि अप्रत्यक्ष अधिगम हम सीखते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष अधिगम को देख लेते हैं हम लोग कि कोई व्यक्ति है, वो सीधा जा रहा है, ये आगे जाकर एक गड्ढा है, ये यहाँ पर गड्ढा है और ये आगे कंटिन्यू रास्ता है। अब या तो ये व्यक्ति जो है ये चलकर जाए, फिर वो एक गड्ढे को देखे, उसके बाद वो आगे जाए, और या फिर ये व्यक्ति जो है जा रहा है, इसको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया, उसने बताया कि भैया आगे गड्ढा है, संभल के जाना। तो यहाँ इसने क्या कर लिया, अप्रत्यक्ष अधिगम कर लिया, यानी देखा किसी और ने, दूसरे के व्यवहार से इसने यहाँ पर सीख लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष अधिगम। जो दूसरे ने अधिगम अनुभव लिए हों अपने जीवन में, उनके द्वारा सीख लो, सीख करके जो हम कार्य कर लें, वो अप्रत्यक्ष अधिगम के अंतर्गत आता है। क्योंकि मनुष्य जो है सब कुछ अपनी नहीं कहते। चाणक्य महोदय ने भी कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। जो वो जीवन में अपनी गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो असफल होते हैं, उससे हमें सीख ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वयं प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम क्या होता है, दूसरों के व्यवहार से सीखना अनुकरण अधिगम होता है। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, विद्यालय जाते हैं तो वहाँ टीचर का अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी इनकी थ्योरी को जाना जाता है। अगला है आपका आदर्श। हम जब किसी दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, या हम सब के जीवन में कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जब तक वो बाहर समाज के संपर्क में नहीं आता है, तब तक सबसे पहले उसकी माँ उसकी आइडल होती है। यानी उसके बाद उसका पिता, माँ जो करती है, जैसे आपने बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा होगा, आप कितने भी महंगे खिलौने ला करके उनको दे दीजिए, लेकिन उन्हें क्या पसंद होगा, जिससे माँ कार्य करती होगी। उन्हें घर की झाड़ू पसंद होगी, घर के बर्तन पसंद होंगे, घर की जो कार्य मम्मी कर रही है वो देख के करना उन्हें बहुत पसंद है। पापा ड्यूटी जाते तो पापा की नकल करेंगे, बैग टांगेंगे जाएंगे, चश्मा लगाएंगे जाएंगे, उनका अनुकरण कर रहे हैं। क्यों, पापा आइडल हो गए, है ना। उसके बाद धीरे से बच्चा जब विद्यालय पहुंचा तो कोई ना कोई टीचर उसका आइडल हो गया। घर में आके उस टीचर की मिमिक्री करना है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, चुप बैठो, शांत रहो। तो वो उसी का वर्णन घर में करेगा जिसे उसने अपना आइडल बनाया होगा। उसके बाद आइडल मतलब आदर्श, जिसको अपना आदर्श, जिसका अनुकरण वो ज़्यादा कर रहा है। हम जिसका अनुकरण ज़्यादा करें वही हमारा आइडल होता है। धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ी, समाज में कोई व्यक्ति उसका आइडल हो सकता है। जैसे बच्चा किशोरावस्था में जब आता है तो समाज के जो वयस्क लोग होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिक्स का कोई बंदा है या जो भी वयस्क लोग हैं समाज के, कोई ना कोई उसका आइडल बन जाता है। या अब आजकल जो नया फैशन है उसमें तो लोग जो हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं उनको अपना आइडल बना रहे हैं। तो यहाँ पे ही तो ज़रूरत होती है किशोरावस्था में कि हम अपने बच्चों का आइडल सही सेट करें। अगर हम अपने बच्चों को कोई अभिनेता या अभिनेत्री को दिखाते हैं तो वो उन्हें फॉलो करते हैं, कैसी हेयर स्टाइल है, कौन सा साबुन यूज़ करें, कौन सी क्रीम यूज़ करें, आइडल ही तो होता है। टीवी में इतने ज़्यादा प्रचार दिखाए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, वो दिखाते, हमें लगता है हाँ इनकी तरह हम भी हो जाएंगे और हम उनको फॉलो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से किसको सुनेंगे? जो हमारा आइडल होगा, जो हमारा आदर्श होगा, है ना। उसकी बातों को हम, चाहे वो सही कहे गलत कहे, हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइडल, तो यहाँ जब किशोरावस्था में बच्चे अगर अपने आइडल भगत सिंह को चुनते हैं, आइडल उन्हें माने, अगर वो विवेकानंद को माने, रविन्द्रनाथ टैगोर को माने, महात्मा गांधी को माने, तो उनके जैसे बनेंगे। जैसा मेरा आइडल होगा, जैसा मेरा आदर्श होगा, वैसे हम होंगे, है ना। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों का आइडल शुरू से सही सेट करें, उन्हें सही तरफ गाइडलाइन दें। जैसे एक बच्चे को अगर आप कॉमिक्स की बुक देते हैं और कंटिन्यू उससे आप एक महीने के लिए कंटिन्यू कॉमिक्स बुक पढ़ाइए, तो उसे दुनिया की कोई भी बुक अच्छी नहीं लगेगी। आप टीवी पे कार्टून दिखाइए, उसे और कोई सीरियल अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ है ना। तो यहाँ इस जगह पे अगर हम उन्हें प्रेरक कहानियाँ पढ़ाएंगे कि भाई महाराणा प्रताप कौन थे,
चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, अरविंद कौन थे, अरविंद घोष कौन थे, है ना, विवेकानंद जी कौन थे। डेली अगर एक बदल बदल के कहानियाँ सुनाएंगे तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट होगा। वो क्या हैं, बच्चे कोरी कागज़ होते हैं, कोरा स्लेट होते हैं। इसीलिए वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे एक शिशु दे दीजिए और आप जो चाहेंगे मैं उसको बना दूंगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आदर्श, प्रतिरूपित या मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है इनके सिद्धांत को, कि इसमें क्या होता है कि हम किसके द्वारा सीखते हैं, किसी आइडल के द्वारा, किसी आदर्श के द्वारा, है ना, या उसी को अपना मॉडल बना लेते हैं। तीसरा है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हम अवलोकन करके यानी देख करके सीखते हैं कि हमारा आइडल क्या कर रहा है, उसी को देख के हम करने लगते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं लिम्का का प्रचार कर रहे हैं, पेप्सी का कर रहे हैं, तो उसको देख करके इतनी ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है। वो कोई शूज़ का प्रचार कर रहे हैं, कोई कपड़े का प्रचार कर रहे हैं, किसी कंपनी का प्रचार करके उनको देख करके हम खरीदते हैं। वही इसीलिए इनके सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत भी, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि हम समाज द्वारा सीखते हैं। प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, कि हम कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष भी सीख लेते हैं जिनमें हमें नहीं करना पड़े, दूसरा हमें बता देता है, उसके द्वारा हम सीख लेते हैं। अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, हम दूसरों को देख करके उनकी नकल करके सीख लेते हैं। आदर्श प्रतिरूप, किसी को अपना आइडल बनाते हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं कि वो कैसे आचरण कर रहा है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हम दूसरा जो कर रहा है उसकी नकल करते हैं। तो ये आपके 5 नाम है इस सिद्धांत के, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ये नाम दिए गए, इनको आप ध्यान कर लीजिए। परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकता है कि आदर्श प्रतिरूपित मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो बंडूरा साहब ने। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बंडूरा साहब ने। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बंडूरा साहब ने, है ना। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंडूरा साहब के सिद्धांत को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। कैसे, ये चरण में प्रस्तुत किया गया है। पहला इनका जो चरण है वो है आदर्श, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है धारण या अनुकरण, चौथा है प्रेरक। देखिए अब जैसे आइडल की मैंने अभी चर्चा की थी, अब मैंने मान लीजिए अपना आइडल जो है वो विवेकानंद को बनाया है, ठीक है। या अब जिसका जो आइडल हो, कोई अभिनेता बना लिया, मान लो हमने यहाँ कोई अभिनेता या अभिनेत्री किसी को भी बना लिया आइडल। तो जैसा हमारा आदर्श होगा, है ना, आदर्श हमारे, अगर हमारी रुचि जो है वो मान्य व्यवहारों की तरफ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, या कहते नहीं एक फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है, उसमें एक सुपर ईगो है, तीसरा है इदम अहम और पराहम। पराहम होता सुपर ईगो। सुपर ईगो वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, विवेकानंद हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, भगवान श्री राम हुए, ये लोग कैसे होते हैं, सुपर ईगो वाले होते हैं, जिनके अंदर सामाजिक जो विचार होते हैं वो सर्वोत्तम क्वालिटी के होते हैं, है ना। तो अब आदर्श की बात है कि विवेकानंद को बना लिया या किसी अभिनेता या अभिनेत्री को बना दिया, किसी को भी अपना आइडल बनाते हैं, तो क्या करेंगे, अब उसी के विषय में हम देखेंगे, उसी का हम अवलोकन करेंगे। कैसे करेंगे, जरूरी नहीं कि ये हमारे सामने यानी प्रत्यक्ष हों, अप्रत्यक्ष इनके विषय में जो भी जानकारी हैं वो हम कलेक्ट करेंगे, चाहे पुस्तकों से मिले, कोई वीडियो से मिलता है, कोई वीडियो से मिल जाए, है ना, कोई ऑडियो क्लिप मिल जाए इनकी, या हम टीवी पर देखें, कैसे भी इनका ही अवलोकन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे आइडल है। प्रत्यक्ष मिले तो प्रत्यक्ष कर लें, प्रत्यक्ष नहीं मिले तो अप्रत्यक्ष के ये साधन हैं, बुक्स में ढूंढें या इनके द्वारा लिखी कोई कृति उनको हम पढ़ें या इनका वीडियो देखें या इनका ऑडियो सुने। अब इनका हम अवलोकन करने लगते हैं, ठीक है, इनको फॉलो करने लगते हैं, इन्हीं को देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धारण या अनुकरण। अब इनके द्वारा बताई गई बातें जो भी ये बताते हैं उनको हम क्या करने लगते हैं, धारण करने लगते हैं, उनका अनुकरण करने लगते हैं, यानी अपने जीवन में उनको उतारने लगते हैं कि ये कैसे थे, मैं भी ऐसा बन जाऊं। आदर्श का मतलब ही यही होता है कि हम अपना आदर्श किसी को क्यों बनाते हैं, कि वो जैसे हैं वैसे ही मैं बन जाऊं। इसलिए तो
अपना आदर्श सेट कर लिया, उसके बाद क्या है अवलोकन, उनका अवलोकन करते हैं, जैसे भी वो मिले, प्रत्यक्ष मिले अप्रत्यक्ष मिले, जैसे भी उनके विषय में हमें डाटा मिले उस डाटा को हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अवलोकन करते हैं, उसका देखते हैं। अवलोकन माने होता है देखना। अब क्या है, उसके बाद जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, धारण करते हैं। धारण कर लिया या अनुकरण मतलब सीख लिया, ठीक है। अगला है प्रेरक। अब ये हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, एक प्रेरक, यानी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं, प्रेरणा का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रेरक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक दिया है सबलीकरण और एक है निर्बलीकरण। अब अगर ये अच्छे हैं, पूरे संसार में इनकी वाहवाही हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या है, सबलीकरण यानी पुनर्वलन का कार्य करते हैं, पुनर्वलन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इनका आचरण कुछ ऐसा है कि अचानक से इनकी कोई छवि हमारे सामने ऐसी आ जाए कि अरे ये व्यक्ति हम सोचते तो ऐसे थे, ये हो ऐसे गए, ये ऐसे निकल आए, अरे ये तो बेकार है, तो यही जगह, इस जगह क्या होता है, निर्बलीकरण हो जाता है। हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। और यहाँ क्या है, अगर जैसा हमने सोचा है वो बिल्कुल वैसे ही हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है, तो क्या हो जाता है कि हम उनके और निकट पहुँचने लगते हैं, उनसे और हमारी रुचि हो जाती है। तो यहाँ होता है पास जाना और यहाँ होता है छोड़ देना। समझ में आ गया चारों चरण, कि जैसा भी मेरा आदर्श है, जिसको भी हमने अपना आदर्श माना है, उसके विषय में ही हम देखना और सुनना पसंद करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। उसके बाद उसके द्वारा बताई गई बातों को हम अनुकरण करते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, है ना, हमारे लिए सब कुछ वही हो जाते हैं। और वो हमारे लिए एक एज ए प्रेरक का, यानी हमारे लिए एक प्रेरणादायी हो जाते हैं, प्रेरणादायी व्यक्ति, है ना। इनके सिवा और हमें कुछ नहीं, किसी की बात हमें पसंद नहीं आती है, एक प्रेरक का कार्य करते हैं। अब क्या होता है, अगर ये जैसा मैंने सोचा है ये वैसे ही हैं, तो हम इनसे और जुड़ते चले जाते हैं। और अगर जैसा मैंने इनके विषय में सोचा है ये वैसे नहीं निकले, तो हम क्या होता है, इनको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, ठीक है। ये है इनका, इस चरण में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बाद में, ये पहले का है, बाद में इन्होंने अपने इस सिद्धांत में संशोधन किया है। संशोधन के बाद क्या हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में लिख दिया है, ठीक है। बाद में इन्होंने संशोधन कर दिया है। देखिए, सबसे पहला स्टेप बाद में संशोधन के बाद क्या बताया है, अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनरुत्पादन और चौथा प्रेरक, ठीक है। पहला देख लीजिए अवधान। जो भी हमारे आइडल थे, जिनको भी हमने आदर्श बनाया, जिनका हम समाज में अनुकरण करते हैं, समाज के जो विश्वसनीय लोग हैं, जिनका भी बालक अनुकरण करता है, उससे क्या हो जाता है, उसको अवधान माने क्या होता है, रुचि। जिसमें भी बालक की रुचि हो, जिसको उसने अपना आइडल बनाया होगा, उसके प्रति उसके अंदर रुचि होगी, तभी तो उसने आइडल बनाया है, रुचि। दूसरा धारण या अनुकरण, वही चीज़ है कि उसके द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं उसका हम अनुकरण करने लगते हैं। तीसरा पुनरुत्पादन, यानी जो कार्य करता है वैसा ही व्यवहार हम करने लगते हैं, तो ये पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम करने, मान लो हमने अपना आइडल विवेकानंद को बनाया था और हम विवेकानंद जैसे ही बन जाएं, तो समाज में हमारी भी उन्हीं के जैसी छवि बनेगी, लोग उन्हीं से हमारी तुलना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, पुनरुत्पादन हो जाएगा। जो नियम उन्होंने अपनाए हैं अपने जीवन में वही हम अपना रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, पुनरुत्पादन। और प्रेरक तो आपको पता ही है, मैंने बताया यहाँ पर कि 2 प्रकार का होता है, सबलीकरण और निर्बलीकरण। अगर हमारा आइडल जो है जैसा मैंने सोचा वो बिल्कुल वैसे ही है, तो हम और उनसे जुड़ते चले जाएंगे, और अगर उनमें कोई कमी निकल आई तो हम पीछे हट जाएंगे, उन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। पूरा सार इतना है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहकर ही वो सीखता है। कैसे सीखता है, तो दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और अंत में बता दे रही हूँ, ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं। अब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के एक थप्पड़ मारा,
थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मार दिया। तो अब ये वाला क्या करेगा? दूसरा गाल कर देगा क्या? नहीं करेगा ना, उल्टा जड़ देगा आके यहाँ पे। तो जैसा आप व्यवहार इसके साथ कर रहे हो वैसा व्यवहार ये आपके साथ करेगा। ये अब यहाँ पे परिस्थिति बदल देते हैं। ये थप्पड़ मारना कैसा व्यवहार है? अमान्य व्यवहार है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? परिस्थिति बदल देंगे कि ये दो व्यक्ति हैं, रास्ते जा रहे हैं, किधर से जा रहा है, किधर से जा रहा, ठीक है। बीच में आए तो इसने इससे नमस्ते की, राम राम की, इसने भी उत्तर दे दिया। ये कैसा व्यवहार होगा? मान्य व्यवहार होगा, है ना। तो जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करेंगे वैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे। तो समाज में हम एक दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। बच्चा इस समाज में रहकर ही व्यवहार सीखता है। अच्छे बुरे हर टाइप के व्यवहार सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में अगर उसने अमान्य व्यवहार सीख लिए हैं तो उम्र के साथ या अनुभव के साथ या पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ उसके वो अमान्य व्यवहार कम हो जाते हैं और मान्य व्यवहार ज़्यादा हो जाते हैं। कुल मिला के सीखता तो वो समाज में ही है, क्योंकि मनुष्य समाज, हमने जिसको अपना आदर्श बनाया वो कोई ऊपर से प्रकट होकर नीचे थोड़ा आ गया, वो भी एक मनुष्य ही है। भगवान राम यानी उनको भी अवतरित होना पड़ा था यहाँ पर, वो भी एक मनुष्य ही हैं और हम उनको अपना आइडल बनाए हैं, है ना। तो वो भी एक समाज प्राणी है। एक कहा नहीं जाता है कि व्यक्ति का और समाज का संबंध कैसे है कि बिना व्यक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज किससे बनता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, है ना। और यही समाज जो है वो अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करता है और यही अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं? अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत अच्छा सिद्धांत है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसा कि बेंडूरा साहब ने कहा है कि बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, यानी उनके ऊपर सबसे अधिक किसी चीज़ का अगर प्रभाव पड़ता है वो तो किसका पड़ता है? समाज का पड़ता है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो प्रयोग किए थे। एक किया था बार्बी डॉल पर और दूसरा किया था एक जीवित जोकर पर। पहला दो प्रयोग किए हैं, जिसमें प्रथम प्रयोग जो था, प्रथम प्रयोग किया बार्बी डॉल पर, जो कैसी थी? निर्जीव थी। और इस प्रयोग पर इनका जो काफ़ी आलोचना हुई कि तुमने प्रयोग किया लेकिन निर्जीव पर किया, तो इसका कोई लाभ नहीं है। तब इन्होंने जो अपना दूसरा प्रयोग किया है, द्वितीय प्रयोग जो किया था, वो एक जीवित जोकर पर किया था। किस पे किया था? जोकर पर। और जोकर कैसा था? जीवित था। अब इन्होंने जो पहला प्रयोग किया था एक बार्बी डॉल पर, जो इनका पहला प्रयोग था, तो इन्होंने क्या किया था कि 15 बच्चे लिए, 15 बच्चों पर इन्होंने ये प्रयोग अपना किया है। तो इन्होंने क्या किया कि उन 15 बच्चों को एक मूवी दिखाई। उस मूवी में क्या था कि एक बच्चा था और कमरे में ये बार्बी डॉल रखी हुई थी और एक बच्चा था, एक बॉय था, वो क्या कर रहा था? इस बार्बी डॉल के साथ इसको मार रहा था, पीट रहा था, काट रहा था, है ना, और इसको उठा के पटक रहा था। तो ये वाली मूवी इन्होंने बच्चों को दिखाई। तो और इतनी मूवी दिखाने के बाद मतलब वो बच्चा जो था कोई गुस्सा इसके ऊपर उतार रहा था, बार्बी डॉल के ऊपर, किसी कारण से वो नाराज हो गया होगा और उसने ये अपनी गुस्सा जो थी इस बार्बी डॉल पर उतारी। तो उसको काटना और इसको खींचना, मारना, पीटना, पटकना, ये सारा कार्य ये बच्चा कर रहा था। तो यही वाली जो मूवी थी ये इन्होंने आपके बेंडूरा साहब ने उन बच्चों को दिखाई। उसके बाद बंद कर दिया गया और बच्चों से कहा कि आप जाइए खेलिए जाके, और उनके रूम में एक बार्बी डॉल रख दी। अब जब इन्होंने कैमरे लगे हुए थे सभी बच्चों के रूम में, उसके बाद इन्होंने बच्चों की प्रतिक्रिया देखी। तो जो ये बच्चा जो उन्होंने मूवी में देखा था, जो फिल्म में देखा था, सेम वही वो उसी तरीके का रिएक्टेंट, जैसे ही बच्चे अपने रूम में गए उन्होंने बार्बी डॉल को देखा तो वो भी वही करने लगे जैसा उन्होंने क्लिप में देखा था। तो इससे ये शो होता है कि बच्चे समाज में या परिवार में जैसा देखते हैं
वैसा ही अनुकरण करते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं और वहीं से उनके व्यवहार का निर्माण होता है। तो इस प्रयोग के बाद इनकी काफ़ी आलोचना हुई कि आपने निर्जीव वस्तु पर प्रयोग किया। तब इन्होंने अपना दूसरा जो प्रयोग किया वो किस पर किया था? एक जोकर पर, जो कैसा था? जीवित था। अब इन्होंने क्या किया? दूसरे प्रयोग में देखिए क्या करते हैं। दूसरे प्रयोग में इन्होंने दिखाया, एक क्लिप ही दिखा रहे हैं बच्चों को। उस क्लिप में क्या था कि ये पार्क था, पार्क में एक जोकर था और इस पार्क में जो भी एंट्री करता था, जो भी प्रवेश कर रहा था, तो वो अंदर जाने के बाद इस जोकर से हाथ मिला रहा था। क्या कर रहा था? हाथ मिला रहा था, मतलब अभिवादन कर रहा था। और ये दिखाने के बाद इन्होंने ये क्लिप बंद कर दी। अब इन बच्चों को आप पुनः इनके ऊपर अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों से कह दिया कि जाइए आप पार्क में खेलिए जा करके। तो बच्चे पार्क में गए तो वहाँ पर ये जीवित जोकर को इन्होंने रखा। तो जो उन्होंने क्लिप में देखा था कि जोकर के साथ क्या किया जाता है? हाथ मिलाया जाता है। ये हाथ मिलाते हुए व्यक्तियों को देखा था, तो वो भी जैसे ही उन्होंने एंट्री की और जोकर को देखा तो तुरंत उनसे जा करके हाथ मिलाए, उनसे अच्छे से बातचीत करी, क्योंकि ये इन्हें सेकंड क्लिप में दिखाया गया था। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि हमारा व्यवहार जो है या हम जो भी सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं। समाज में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, मान्य व्यवहार और अमान्य व्यवहार। मान्य व्यवहार जो होते हैं उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं, अमान्य व्यवहार जो होते हैं उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं। यही है हमारे बैंडूरा साहब का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि हम जो भी सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं।